क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ मैथ्स और लॉजिक पर चलती है या फिर कुछ और भी है? आज हम अर्थव्यवस्था के उसी छिपे हुए इंजन की बात करने वाले हैं। वो मनोवैज्ञानिक ताकतें जिन्हें एनिमल स्पिरिट्स कहा जाता है, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाती हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या हम पैसे को लेकर वाकई में राशनल होते हैं? क्या हर फाइनेंशियल फैसला सिर्फ नफ़े और नुकसान के हिसाब किताब पर आधारित होता है? या फिर हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास और सुनी सुनाई कहानियां हमारे फैसलों पर ज्यादा हावी होती हैं? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम तर्क संगत इंसान के मिथक को तोड़ेंगे। फिर समझेंगे कि ये एनिमल स्पिरिट्स आखिर हैं क्या। इसके बाद उन 5 प्रमुख स्पिरिट्स में गोता लगाएंगे जो अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। फिर देखेंगे कि ये स्पिरिट्स मिलकर बाजार के उतार चढ़ाव कैसे पैदा करती हैं। और आखिर में ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, तर्कसंगत इंसान का मिथक। ये वो आइडिया है जिस पर पारंपरिक अर्थशास्त्र की पूरी इमारत खड़ी है, पर सवाल ये है कि क्या ये सच है? देखिए, पारंपरिक अर्थशास्त्र ये मानकर चलता है कि लोग पूरी तरह से तर्कसंगत हैं, हर फैसला कैलकुलेट करके लेते हैं। लेकिन असल जिंदगी में हम भावनात्मक हैं और कहानियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि पारंपरिक मॉडल अक्सर 2008 के वित्तीय संकट जैसी बड़ी घटनाओं को समझाने में नाकाम रहते हैं। तो अगर इंसान लॉजिक से नहीं चलते, तो फिर अर्थव्यवस्था को चलाता कौन है? और यहीं पर एंट्री होती है एनिमल स्पिरिट्स के कॉन्सेप्ट की। चलिए इसे समझते हैं। एनिमल स्पिरिट्स वो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ताकतें हैं जो हमारे आर्थिक फैसलों को ड्राइव करती हैं। ये आप कह सकते हैं उस पहेली का खोया हुआ टुकड़ा है जो बताता है कि अर्थव्यवस्था इतनी अस्थिर और अप्रत्याशित क्यों हो सकती है। ये सिर्फ रैंडम भावनाएं नहीं है, ये सिस्टमैटिक, शक्तिशाली और अक्सर अनुमान लगाने योग्य मनोवैज्ञानिक ताकतें हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ताकतें बेतरतीब नहीं हैं। अर्थशास्त्री एखलॉफ और शिलर ने 5 प्रमुख स्पिरिट्स की पहचान की है जो हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली स्पिरिट है आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। देखिए, ये सिर्फ आशावादी होना नहीं है, ये भविष्य में एक ऐसा यकीन है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है, जैसे कि खर्च करना, निवेश करना और लोगों को नौकरी पर रखना। और ये बहुत नाजुक होता है, जो डेटा से ज्यादा कहानियों पर टिका होता है। और ये कॉन्फिडेंस एक जबरदस्त फीडबैक लूप बनाता है जिसे कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर कहते हैं। ये काम कैसे करता है जरा समझिए। जब बाजार बढ़ता है तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है। बढ़े हुए आत्मविश्वास से लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं और ये खरीदारी बाजार को और भी ऊपर ले जाती है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। एक छोटी सी बुरी खबर भी दहशत पैदा करके बाजार को नीचे गिरा सकती है। दूसरी स्पिरिट है फेयरनेस यानी निष्पक्षता। हमारे आर्थिक फैसले इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं कि क्या सही या उचित लगता है, सिर्फ इस बात से नहीं कि फायदा किसमें है। ये एक छिपा हुआ ड्राइवर है जो बताता है कि मंदी के दौरान भी कर्मचारी वेतन में कटौती का विरोध क्यों करते हैं, जिससे स्टिकी वेजेस यानी स्थिर वेतन की स्थिति पैदा होती है। अक्सर सुनने में आता है ना, ये पैसे के बारे में नहीं है, ये सिद्धांत के बारे में है। ये भावना सीधे सीधे उस पारंपरिक आर्थिक विचार को चुनौती देती है कि कीमतें और वेतन बाजार की मांग के हिसाब से आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। असल में फेयरनेस बहुत मायने रखती है। तीसरी स्पिरिट थोड़ी डार्क है, भ्रष्टाचार और बदनीयती। बाजार हमेशा खुद को ठीक नहीं कर पाते क्योंकि जानकारी सबके पास बराबर नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर कुछ बदनीयत लोग गलत सूचनाओं से बबल्स को हवा देते हैं और पूरे सिस्टम का भरोसा तोड़ देते हैं। चौथी स्पिरिट है मनी इल्यूजन, मतलब पैसे का भ्रम। ये एक बहुत ही आम मानसिक गलती है जहां लोग पैसे की असली कीमत यानी महंगाई एडजस्ट करने के बाद की कीमत के बजाय उसकी फेस वैल्यू के बारे में सोचते हैं। हम सिर्फ नंबरों पर ध्यान देते हैं, उनकी खरीदने की शक्ति पर नहीं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को 5% की वेतन वृद्धि मिलती है। पहली नजर में तो ये एक साफ जीत लगती है ना? ज्यादा पैसा हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन असली कहानी तो अब सामने आती है जब हम महंगाई को देखते हैं। अगर उसी समय महंगाई 6% है तो असल में उनकी कमाई 1% कम हो गई है। उनकी खरीदने की शक्ति घट गई है, भले ही उनके वेतन का नंबर बढ़ गया हो। यही है मनी इल्यूजन का क्लासिक उदाहरण। और आखिर में 5वीं और शायद सबसे ताकतवर स्पिरिट, कहानियां। इंसानी दिमाग दुनिया को आंकड़ों से नहीं बल्कि कहानियों से समझता है।
शक्तिशाली वायरल कहानियां अक्सर बड़े आर्थिक इवेंट्स के पीछे का असली इंजन होती हैं, चाहे वो तेजी हो या मंदी। जरा इन कहानियों के बारे में सोचिए जिन्होंने खरबों डॉलर के निवेश को दिशा दी है। जैसे रियल एस्टेट के दाम तो हमेशा बढ़ते हैं, जिसने हाउसिंग बबल को हवा दी, या इस बार ये अलग है, जो लगभग हर बबल का मंत्र होता है। और दहशत के समय में सिस्टम ढह रहा है जैसी कहानियां पैनिक सेलिंग को और तेज कर देती हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये पांचों स्पिरिट्स अकेले अकेले काम नहीं करती। वे एक साथ मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे को ताकत देती हैं और बाजार में तेजी और मंदी के साइकिल बनाती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए एक मार्केट बबल की पूरी लाइफ साइकिल को देखते हैं। ये एक नई रोमांचक कहानी से शुरू होता है। ये कहानी लोगों के कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा देती है, जिससे निवेश की बाढ़ आ जाती है। जल्द ही बदनीयत लोग इस दीवानगी का फायदा उठाने लगते हैं और आखिर में जब कहानी टूटती है तो कॉन्फिडेंस भी ढह जाता है और बाजार क्रैश हो जाता है। अच्छा, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। तो ये एनिमल स्पिरिट्स को समझना सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, इसके असल दुनिया में बहुत गहरे मायने हैं। ये टेबल देखिए, इससे दोनों नजरियों का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। पारंपरिक सोच में लोग तर्कसंगत हैं और बाजार खुद को ठीक कर लेते हैं, लेकिन एनिमल स्पिरिट्स के नजरिए में लोग भावनात्मक हैं, बाजार अपूर्ण है और समस्याएं लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बाजार हमेशा काम करते हैं से बाजारों को मार्गदर्शन की जरूरत होती है तक का सफर। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम विचार पर लाता है। साइकोलॉजी के बिना इकोनॉमिक्स अधूरी है। अगर हम अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें उन इंसानों को समझना होगा जो इसे बनाते हैं, उनकी उम्मीदें, उनके डर और उनकी कहानियां। तो अंत में एक विचारणीय प्रश्न, अगर भावनाएं ही बाजार चलाती हैं तो ड्राइवर की सीट पर किसे होना चाहिए? क्या हमें बाजार को उसकी अपनी भावनात्मक लहरों पर छोड़ देना चाहिए, या फिर सरकारों और केंद्रीय बैंकों को विश्वास को स्थिर करने और चीज़ों को हद से बाहर जाने से रोकने में कोई भूमिका निभानी चाहिए? ये सवाल हमें इस शक्तिशाली विचार के गहरे नीतिगत और व्यक्तिगत प्रभावों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब भी हम आर्थिक संकटों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े आंकड़े, मुश्किल चार्ट्स, है ना? लेकिन आज हम इन सब से आगे बढ़कर इंसान के मन की गहराइयों में उतरेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था का असली राज वहीं छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि जो अर्थव्यवस्थाएं इतनी स्थिर, इतनी मजबूत दिखती हैं, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह क्यों जाती हैं? इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, किसी बाहरी झटके में नहीं, बल्कि हम सबके मनोविज्ञान में, हमारे भरोसे और डर में छिपा है। देखिए, हम अक्सर अर्थव्यवस्था को एक मशीन की तरह देखते हैं, जिसमें कुछ इनपुट डालो तो एक तय आउटपुट मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर अर्थव्यवस्था एक मशीन ना होकर एक जिंदा चीज की तरह हो, जिसका अपना एक मूड होता है, जो खुश हो सकती है, डर सकती है और उम्मीद भी खो सकती है? तो देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग नजरिए हैं। एक है पुराना नजरिया, जो मानता है कि संकट बाहर से आते हैं, कोई पॉलिसी गलत हो गई या कोई बड़ा बाहरी झटका लगा और मशीन टूट गई। लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता एकरलॉफ और शिलर एक बिल्कुल अलग बात कहते हैं। उनका एनिमल स्पिरिट्स का सिद्धांत कहता है कि असली गड़बड़ बाहर नहीं, अंदर होती है। ये एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक पतन है, मानो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया हो। तो ये एनिमल स्पिरिट्स आखिर हैं क्या? सीधे सीधे कहें तो ये हमारी भावनाएं हैं, हमारा भरोसा, हमारा डर, हमारी उम्मीदें, जो हमें तर्क और गणना से परे जाकर फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। सोचिए जरा 2008 के वित्तीय संकट के बारे में। समस्या सिर्फ खराब कर्जों की नहीं थी, बल्कि इस विश्वास के टूटने की थी कि घर की कीमतें तो हमेशा बढ़ेंगी ही, और जैसे ही वो भरोसा टूटा, उसकी जगह डर ने ले ली। यही वो अदृश्य ताकत है जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि भरोसे का ये पतन असल में होता कैसे है। इसे आप एक 4 एक्ट वाले प्ले की तरह समझ सकते हैं, जहां हर अगला सीन पिछले वाले से ज्यादा ड्रामेटिक होता जाता है। सबसे पहले आता है तेजी का दौर, जब सब कुछ शानदार लग रहा होता है, लोग जमकर जोखिम लेते हैं। फिर आता है एक छोटा सा ट्रिगर, जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स का डूबना, और बस आत्मविश्वास का वो गुब्बारा फट जाता है। अचानक डर हावी हो जाता है, लोग खर्च करना बंद कर देते हैं, और देखते ही देखते एक बहुत ही खतरनाक दुष्चक्र शुरू हो जाता है।
और यही है वो नेगेटिव फीडबैक लूप या कहें नकारात्मक प्रतिक्रिया का चक्र। ये एक ऐसे दलदल की तरह है जहां आर्थिक गिरावट और डर दोनों एक दूसरे को और बढ़ावा देते हैं। एक बार ये शुरू हो जाए तो इसे तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ये स्लाइड इस दुष्चक्र को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जब लोग खर्च कम करते हैं तो कंपनियों की कमाई घट जाती है। फिर क्या होता है? छटनी होती है, नौकरियां जाती हैं। इससे लोगों का आत्मविश्वास और भी गिर जाता है और वो खर्च और भी कम कर देते हैं। ये चक्र बस गहरा और गहरा होता चला जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? जवाब है हाँ। और यहीं पर सरकारें और सेंट्रल बैंक यानी हमारे नीति निर्माता तस्वीर में आते हैं। उन्हें सिर्फ अर्थशास्त्री मत समझिए, वो एक तरह से विश्वास के इंजीनियर हैं। अब देखिए, इनके पास कुछ जाने पहचाने औजार होते हैं, जैसे ब्याज दरें कम ज्यादा करना या बाजार में पैसा डालना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है। इनकी असली ताकत नंबरों में नहीं, बल्कि लोगों की सोच को बदलने में है। और यही सबसे अहम बात है। कोई भी आर्थिक नीति इसलिए काम नहीं करती कि वो कुछ नंबर बदल देती है। वो इसलिए काम करती है क्योंकि वो लोगों की उम्मीदों, उनके भरोसे को बदल देती है। ये सब मनोविज्ञान का ही खेल है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाता है तो वो सिर्फ एक नंबर नहीं बदल रहा होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक सिग्नल है, एक तरह का संदेश जो कहता है, फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। इसका असली मकसद ही यही है, डर के माहौल को बदलना और भरोसे को वापस लाना। और इसी चीज को हम कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग कह सकते हैं। ये एक कला है, आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल करके लोगों के सामूहिक मनोविज्ञान को मैनेज करने की कला। इसका मकसद सिर्फ पैसों का मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि लोगों की उम्मीदों का मैनेजमेंट है, ताकि डर पर काबू पाया जा सके। तो अगर नीति निर्माता विश्वास के इंजीनियर हैं, तो वे इस विश्वास को बनाते कैसे हैं? सिर्फ नीतियों से नहीं, वो इसे बनाते हैं कहानियों से। जी हाँ, अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि उन कहानियों पर चलती हैं जो हम सब एक दूसरे को सुनाते हैं। जब तेजी का दौर होता है तो कहानियां कुछ ऐसी होती हैं। इस बार सब अलग है, ग्रोथ तो अब कभी रुकेगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही मंदी आती है, कहानियां एकदम पलट जाती हैं। पूरा सिस्टम ही खराब है, अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, ये कहानियां जंगल की आग की तरह फैलती हैं, हमारे व्यवहार को बदलती हैं और आखिर में यही कहानियां हकीकत बन जाती हैं और असली आर्थिक नतीजे देती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि हमें अर्थव्यवस्था को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है, एक ऐसा नजरिया जिसके केंद्र में मनोविज्ञान है। तो अगली बार जब आप ब्याज दरों में बदलाव की खबर पढ़ें तो उसे सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिएगा। वो एक मनोवैज्ञानिक सिग्नल है, एक संकेत है कि नीति निर्माता अर्थव्यवस्था में भरोसा जगाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जब सरकार कोई वित्तीय पैकेज लाती है तो वो सिर्फ बाजार में पैसा नहीं डाल रही होती, वो डर के झटकों को सहने के लिए एक मनोवैज्ञानिक शॉक अब्जॉर्बर बना रही होती है। जब लोग डर के मारे खर्च नहीं करते तो सरकार आगे बढ़कर उस खाली जगह को भरती है। और आखिर में नियम कानून यानी रेगुलेशन, ये सिर्फ पाबंदियां नहीं हैं, ये उस भरोसे की अदृश्य नींव है जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा टिका है। इन नियमों के बिना कोई भी विश्वास के साथ बाजार में हिस्सा नहीं ले पाएगा और पूरा सिस्टम ढह जाएगा। तो अंत में एक सवाल हमारे लिए है, अगर ये सच है कि अर्थव्यवस्था भरोसे और कहानियों पर चलती है, तो आज इस वक्त हम सब मिलकर कौन सी कहानी बना रहे हैं और उस कहानी का हमारी अर्थव्यवस्था के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है, बेरोजगारी। देखिए, किताबों में तो इसे एक छोटी मोटी टेम्परेरी प्रॉब्लम बताया जाता है, पर असल दुनिया में ये इतनी जिद्दी क्यों है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारी सैलरी, नौकरियों और हमारे दिमाग के बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो यही है सबसे बड़ा सवाल। सोचिए ना, अगर लोगों को काम चाहिए और कंपनियों को लोग, तो फिर मार्केट अपने आप सब ठीक क्यों नहीं कर देता? मतलब ऐसी कौन सी अनदेखी ताकत है जो लाखों लोगों को काम से दूर रखती है जबकि काम तो मौजूद है? और यही पहेली हमें सीधे इकोनॉमिक्स से उठाकर साइकोलॉजी की दुनिया में ले जाती है। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि पुरानी सोच क्या थी।
देखिए, सालों तक ना इकोनॉमिक्स की दुनिया ने लेबर मार्केट को एक परफेक्ट मशीन की तरह देखा। एक ऐसी मशीन जो अगर कभी गड़बड़ा भी जाए तो अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इस पुरानी सोच के पीछे का आइडिया बड़ा सीधा सा है, ये कि लेबर मार्केट भी किसी और बाजार की तरह ही काम करता है, मतलब कीमतों पर। और यहाँ कीमत क्या है? लोगों की सैलरी। तो इस थ्योरी के हिसाब से मार्केट को तो अपने आप में बैलेंस मिल ही जाना चाहिए। तो ये जो क्लासिकल मॉडल है ना, ये बहुत ही सिंपल है। अगर बेरोजगारी है तो इसका मतलब है कि सैलरी बहुत ज्यादा है। तो इलाज क्या हुआ? भाई सैलरी कम कर दो। जैसे ही सैलरी नीचे आएगी, कंपनियां फिर से लोगों को काम पर रखना शुरू कर देंगी और बूम, सब कुछ ठीक, बिल्कुल एक मशीन की तरह, है ना? पर यहीं आकर ये पुरानी कहानी लड़खड़ा जाती है। अगर इसका हल इतना ही आसान है तो फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी बड़ी मंदियों के बाद सालों साल तक बेरोजगारी क्यों बनी रहती है? मतलब साफ है, असल दुनिया इस सीधे साधे मॉडल के हिसाब से नहीं चलती। यहाँ कुछ और ही हो रहा है। और बस यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये एंट्री है नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज अकरलॉफ और रॉबर्ट शिलर की नई कहानी की। वो कहते हैं कि इस इकोनॉमिक मशीन के अंदर एक भूत है, हमारे अपने दिमाग का, हमारी साइकोलॉजी का भूत, और वो इसे एक नाम देते हैं एनिमल स्पिरिट्स। तो ये एनिमल स्पिरिट्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई मुश्किल मैथ्स के फॉर्मूले नहीं है। ये है हमारी अपनी इंसानी भावनाएं और आदतें, हमारा भरोसा, हमारा डर, सही गलत का हमारा एहसास, और हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। यही वो ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से हमारे आर्थिक फैसले चला रही हैं। और ये एनिमल स्पिरिट्स कई अलग अलग रूपों में हमारे सामने आते हैं। जैसे कि हमें इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि हमारे साथ सही बर्ताव हो रहा है या नहीं। हमारा कॉन्फिडेंस तय करता है कि हम कितना खर्च करेंगे। और कभी-कभी तो हम पैसे की असली कीमत को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। और हाँ, हमारे आसपास जो कहानियां चल रही होती हैं ना, वो हमारी उम्मीदों को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इकोनॉमिक्स के नियमों को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। और इसकी शुरुआत होती है इस बात से कि हम अपनी सैलरी को आखिर देखते कैसे हैं। यही इस पूरी सोच का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। प्रॉब्लम सैलरी के लेवल में नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि हमारी साइकोलॉजी सैलरी को आसानी से नीचे आने ही नहीं देती, तब भी नहीं जब इकोनॉमी को इसकी सख्त ज़रूरत हो। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी का बॉस आज ऑफिस में आकर कहे कि कल से आपकी सैलरी 5% कम हो रही है, तो कैसा महसूस होगा? जाहिर है बहुत गुस्सा आएगा, बेइज्जती महसूस होगी। ये हमारे अंदर सही गलत के एहसास पर सीधी चोट है। और बस इसी वजह से सैलरी नीचे की तरफ चिपचिपी यानी स्टिकी हो जाती है, वो आसानी से कम नहीं होती। और मज़े की बात तो ये है कि कंपनियां भी इस साइकोलॉजी को खूब समझती हैं। उन्हें पता है कि सैलरी में सीधी कटौती करने से कर्मचारियों का मोराल एकदम डाउन हो जाएगा और काम की क्वालिटी गिरेगी। बल्कि कई बार तो वो मार्केट रेट से ज़्यादा सैलरी देती हैं ताकि लोग मोटिवेटेड रहें। इसीलिए मंदी के दौर में भी वो सीधे सैलरी काटने से बचती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कंपनियां सीधे सीधे सैलरी नहीं काट सकती, तो फिर वो मंदी जैसे मुश्किल वक्त में एडजस्ट कैसे करती हैं? आखिर उनके पास दूसरा रास्ता क्या बचता है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प चीज में छिपा है, मनी इल्यूजन, यानी पैसे का भ्रम। ये हमारी एक बड़ी अजीब साइकोलॉजिकल आदत है जिसमें हम चेक पर लिखे नंबर पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इस बात पर कम कि उस पैसे से असल में क्या क्या खरीदा जा सकता है। ये उदाहरण इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। सिचुएशन ए को देखिए, 5% की सैलरी कट सीधी सीधी बेइज्जती लगती है, लेकिन सिचुएशन बी में 2% का इंक्रीमेंट मिलता है। भले ही 7% महंगाई की वजह से खरीदने की ताकत असल में 5% कम हो गई हो। साइकोलॉजिकली दूसरी सिचुएशन को झेलना कहीं ज्यादा आसान है। देखिए, इकोनॉमिक असर तो एक ही है, लेकिन इमोशनल रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक तरह का छिपा हुआ एडजस्टमेंट टूल बन जाती है। ये कंपनियों को असल में सैलरी कम करने का मौका देती है, वो भी बिना कर्मचारियों का मोराल तोड़े। ये इकोनॉमी के लिए एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाल्व की तरह काम करती है। और यहीं से हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत मशहूर आइडिया पर आते हैं, फिलिप्स कर्व। ये कर्व बस ये बताता है कि आमतौर पर कम बेरोजगारी और ज्यादा महंगाई के बीच एक ट्रेड ऑफ होता है। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है और दूसरा बढ़ता है तो पहला घटता है। लेकिन एनिमल स्पिरिट्स का नजरिया हमें बताता है
कि ये ट्रेड ऑफ कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये इसलिए मौजूद है क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी अपनी भावनाएं हैं। ये हमारे मनी इल्यूजन और फेयरनेस के एहसास की वजह से ही काम करता है। अगर हम पूरी तरह से लॉजिकल रोबोट होते तो शायद ये ट्रेड ऑफ होता ही नहीं। तो इस सारी बातचीत का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें एक बिल्कुल नई रूल बुक चाहिए, एक ऐसी रूल बुक जो इंसानी साइकोलॉजी को भी गंभीरता से ले। तो इस नई रूल बुक के हिसाब से नीतियां कैसी होनी चाहिए? पहली बात, सैलरी में गिरावट यानी डिफ्लेशन से हर हाल में बचना होगा, क्योंकि ये मोराल को खत्म कर देता है। दूसरी बात, थोड़ी बहुत महंगाई, मान लीजिए लगभग 2%, एक फायदेमंद टूल की तरह इस्तेमाल हो सकती है। और हाँ, संकट के समय सरकार को सीधे डिमांड और रोजगार को सपोर्ट करना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। तो हम यहाँ जो देख रहे हैं वो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेबर मार्केट को सिर्फ एक सप्लाई डिमांड ग्राफ की तरह देखने के बजाय अब उसे एक सोशल सिस्टम की तरह देखा जा रहा है। सैलरी सिर्फ एक कीमत नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल सिग्नल भी है। और नौकरी मिलना सिर्फ सैलरी पर नहीं, बल्कि भरोसे और फेयरनेस पर भी निर्भर करता है। तो इस पूरे विश्लेषण से जो एक बात हमें याद रखनी है वो ये है, बेरोजगारी सिर्फ नंबरों और चार्ट्स का खेल नहीं है। ये एक गहरी इंसानी समस्या है जो हमारी भावनाओं, हमारे भरोसे और हमारे सही गलत के एहसास से सीधी जुड़ी हुई है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या इकोनॉमी एक बिगड़ी हुई मशीन है जिसे बस ठीक करने की जरूरत है, या फिर ये एक उलझी हुई इंसानी कहानी है जिसे समझने के लिए हमदर्दी और साइकोलॉजी की गहरी समझ चाहिए? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कभी सोचा है कि ये स्टॉक मार्केट, ये हाउसिंग मार्केट आखिर इतना अजीब, इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों बिहेव करता है? कभी कभी तो लगता है मानो इसका कोई सिर पैर ही नहीं है। चलिए आज इसी के पीछे का मनोविज्ञान समझने की कोशिश करते हैं जो इन बाजारों को असल में चलाता है। हाँ, यही वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूमता है जब हम कीमतों को बिना किसी वजह के आसमान छूते या फिर धड़ाम से गिरते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाजार के नियम लॉजिक पर नहीं बल्कि किसी और ही चीज पर चल रहे हैं। तो वो क्या चीज है? देखिए, एक तरफ है पुरानी सोच जो कहती है कि जब कोई नई जानकारी आती है तो कीमतें बदल जाती हैं, सब कुछ तर्कसंगत है ना? लेकिन दूसरी तरफ हैं अर्थशास्त्री एकरलॉफ और शिलर जो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि असली खेल जानकारी का नहीं बल्कि लोगों के बदलते विश्वास और उनकी कहानियों का है, भले ही कोई नई ठोस जानकारी आई हो या ना आई हो। और बस यहीं एंट्री होती है एनिमल स्पिरिट्स की। अब ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये वो शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ताकतें हैं जैसे हमारा आत्मविश्वास, हमारा डर और वो कहानियां जिन पर हम विश्वास करते हैं जो असल में पर्दे के पीछे से बाजारों को चलाती हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो ये एनिमल स्पिरिट्स काम कैसे करते हैं? असल में ये एक पूरा चक्कर है। शुरुआत होती है एक जबरदस्त कहानी से, जैसे टेक की दुनिया सब कुछ बदल देगी। जैसे ये कहानी फैलती है, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। बढ़ती कीमतें और ज्यादा लोगों को खींचती हैं। और फिर आता है फोमो, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट, जब लोग सिर्फ इसलिए खरीदने लगते हैं क्योंकि बाकी सब खरीद रहे हैं। और देखते ही देखते एक ऐसा फीडबैक लूप बन जाता है जहां बढ़ती कीमतें ही अपने आप में एक खबर बन जाती हैं। तो यहां सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि बाजार सिर्फ बाहर से आने वाली जानकारी पर रिएक्ट नहीं करते, वे रिफ्लेक्सिव हैं। मतलब बाजार में जो लोग हैं उनका बर्ताव ही बाजार की सच्चाई को बना और बिगाड़ देता है। लोगों का विश्वास और उनके काम ही बाजार को आकार देते हैं। एनिमल स्पिरिट्स का सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण क्या है? वो है एसेट बबल, या जिसे हम आम भाषा में बुलबुला या गुब्बारा कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये मनोविज्ञान कैसे एक उन्माद को, एक बबल को जन्म देता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक एसिड बबल तब बनता है जब किसी चीज की कीमत इसलिए नहीं बढ़ती कि वो उतनी कीमती है, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि हर किसी को यकीन है कि कोई और उसे आगे और भी ऊंची कीमत पर खरीद लेगा। ये पूरा का पूरा विश्वास का खेल है और कुछ नहीं। एक बबल का बनना, इसकी कहानी लगभग हमेशा एक जैसी होती है। सबसे पहले एक चिंगारी लगती है, कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया अवसर। फिर उसके चारों ओर एक कहानी बुनी जाती है। इस बार सब कुछ अलग है। शुरुआती लोगों को जब फायदा होता है तो मीडिया और आम लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। जल्द ही लोग सिर्फ इसलिए खरीदने लगते हैं क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। ये सट्टेबाजी का दौर होता है।
आखिर में बाजार सिर्फ और सिर्फ भरोसे के धागे पर टिका होता है, और जैसे ही वो कहानी टूटती है, गुब्बारा फट। तो असल में ये कोई हिसाब किताब की गलती नहीं है। सोचिए, ये एक मनोवैज्ञानिक महामारी है, एक वायरस की तरह, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, फोमो और लालच के रास्ते। लेकिन ये सब सिर्फ बाजार की बातें नहीं हैं जो कहीं दूर हो रही हैं। नहीं, इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है, हमारी नौकरियों पर, हमारी जेब पर और पूरी की पूरी इकोनॉमी पर। चलिए देखते हैं कैसे। आमतौर पर हमें लगता है कि कंपनियां बहुत सोच समझकर ब्याज दरें और मुनाफा देखकर निवेश करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। सच तो यह है कि जब स्टॉक मार्केट में तेजी होती है तो कंपनियां भी ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाती हैं और जमकर निवेश करती हैं। बाजार की भावना उनके बड़े बड़े फैसलों पर सीधा असर डालती है। तेजी के वक्त एक कमाल का पॉजिटिव साइकिल बनता है। कीमतें ऊपर जाती हैं, लोगों को लगता है कि वो अमीर हो गए हैं, तो वो ज्यादा खर्च करते हैं। और जब खर्च बढ़ता है तो इकोनॉमी भी बढ़ती है, जिससे और भरोसा आता है और कीमतें और भी ऊपर। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही सच है, और वो बहुत दर्दनाक हो सकता है। जब कीमतें गिरती हैं, लोग खुद को गरीब महसूस करते हैं और खर्च रोक देते हैं। खर्च रुकता है तो मंदी आती है, मंदी से डर और बढ़ता है और कीमतें और नीचे चली जाती हैं। और इसी स्थिति पर एक बहुत मशहूर कहावत है, मतलब भले ही किसी को पता हो कि बाजार में बबल है, लेकिन यह पागलपन इतने लंबे समय तक चल सकता है कि वो इंसान सही साबित होने से पहले ही कंगाल हो जाए। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि हमें बाजारों को देखने का अपना नजरिया, अपना मेंटल मॉडल बदलना होगा। तो बाजारों को देखने का एक बेहतर, एक ज्यादा मुकम्मल तरीका क्या हो सकता है? उन्हें एक सिस्टम की तरह देखिए, जहां 3 चीजें एक साथ काम करती हैं। कहानी, जो बाजार को दिशा देती है, तरलता यानी पैसा, जो उस दिशा में रफ्तार भरता है, और मनोविज्ञान, जो उस ट्रेंड को जिंदा रखता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़, जो आहा मोमेंट है, वो इस एक सिंपल से फॉर्मूला में है। किसी भी चीज़ की कीमत सिर्फ उसकी असल वैल्यू पर नहीं टिकी है, वो एक फंक्शन है कहानियों का, भरोसे का और बाजार में कितना पैसा घूम रहा है इसका। संक्षेप में कुछ बातें साफ है। पहली, बाजार फंडामेंटल से पहले कहानियों पर चलते हैं। दूसरी, बबल बनना और फूटना कोई गलती नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का एक स्वाभाविक नतीजा है। इसका मतलब बाजार में उतार चढ़ाव एक फीचर है, कोई खराबी नहीं। और आखिर में, एक स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि लोगों के मनोविज्ञान को भी मैनेज करना जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर बाजार सच में कहानियों से चलते हैं, तो जरा सोचिए, आज वो कौन सी बड़ी कहानी है जो हमारे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और पूरी अर्थव्यवस्था को चला रही है? नमस्कार। अच्छा, जब हम इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बड़े बड़े नंबर्स, स्टॉक मार्केट के चार्ट्स, है ना? लेकिन क्या हो अगर असल में इकोनॉमी इन सब से कहीं ज्यादा हो? अगर वो हमारी भावनाओं, हमारी उम्मीदों और जो कहानियां हम खुद को सुनाते हैं, उनसे चलती हो? तो आज चलिए इकोनॉमी के इसी छुपे हुए मानवीय पहलू को समझते हैं। चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी बात से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि भविष्य के लिए बचत करना या कहीं निवेश करना कितना जरूरी है। ये तो एकदम लॉजिकल बात है, फिर भी अक्सर हम इसे टालते रहते हैं। ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब हमें किताबों वाले अर्थशास्त्र में नहीं मिलेगा। ये तो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का असली मुद्दा सामने आता है। एक तरफ तो पारंपरिक सोच है जो अर्थव्यवस्था को एक लॉजिकल, प्रिडिक्टेबल मशीन की तरह देखती है कि सब कुछ नियमों से चलेगा, और दूसरी तरफ एक नया और ज्यादा सच के करीब नजरिया है जो इसे एक इंसानी सिस्टम की तरह देखता है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी भावनाओं, हमारी आदतों और हमारी कहानियों से चलता है। ठीक है, तो इस मशीन बनाम इंसान वाले आइडिया को एक ऐसी चीज पर लगाकर देखते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, और वो है पर्सनल सेविंग्स। तो जो पुरानी थ्योरी है वो कहती है कि हम सब एक सुपर स्मार्ट कैलकुलेटर की तरह हैं। हम अपनी इनकम देखते हैं, भविष्य में क्या क्या जरूरतें होंगी उसका हिसाब लगाते हैं, और फिर एक परफेक्ट प्लान बनाकर बचत करते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी इतनी सीधी और साफ सुथरी तो होती नहीं है। अगर ये इतना ही आसान होता तो रिटायरमेंट के लिए पैसों की कमी भला किसे होती? असलियत में पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। तो असल में होता क्या है? 2 बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक ताकतें काम कर रही होती हैं।
पहली है सेल्फ कंट्रोल की प्रॉब्लम, मतलब आज की छोटी सी खुशी कल के बड़े फायदे पर भारी पड़ जाती है। और दूसरा है मेंटल अकाउंटिंग, हम पैसे को अलग अलग दिमागी बक्सों में रखते हैं। जैसे बोनस में मिला पैसा खर्च करना ज्यादा आसान लगता है, जबकि मेहनत से कमाई सैलरी को हम बचाकर रखना चाहते हैं, भले ही दोनों की वैल्यू बराबर हो। और जानते हैं, हमारा माहौल भी हमारे फैसलों को बहुत बदलता है। जैसे अगर किसी कंपनी में कर्मचारियों का नाम रिटायरमेंट प्लान में अपने आप डाल दिया जाता है, तो ज्यादातर लोग उसी में बने रहते हैं। बचत की दरें आसमान छू लेती हैं। और फिर आती हैं कहानियां। अगर हमें लगता है कि भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, तो हम शायद कम बचत करेंगे। लेकिन अगर हर तरफ मंदी की बातें हो रही हैं, तो डर के मारे हम ज्यादा बचत करने लगते हैं। ये मनोवैज्ञानिक बातें सिर्फ हमारी पर्सनल सेविंग्स पर ही असर नहीं डालती। जब यही पैटर्न समाज में बड़े लेवल पर दिखाई देने लगता है, तो ये एक बहुत बड़े और मुश्किल मुद्दे को जन्म देता है, जिसे हम आर्थिक असमानता कहते हैं। तो पारंपरिक इकोनॉमिक्स के हिसाब से असमानता का कारण बड़ा सीधा सा है। जिन लोगों के पास ज्यादा स्किल्स हैं या जो ज्यादा काम करते हैं, वो ज्यादा कमाते हैं। ये एक तरह से मेरिट का सिस्टम लगता है। पर क्या ये वाकई इतना ही सिंपल है? एक बार फिर जब हम इंसानी व्यवहार की गहराई में उतरते हैं, तो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गहरी तस्वीर सामने आती है। तो देखिए, असमानता सिर्फ पैसे या संसाधनों की नहीं है, ये काफी हद तक मानसिकता की भी है। आत्मविश्वास में कमी लोगों को बड़े मौके लेने से रोक सकती है। और जो कहानियां समाज हमें सुनाता है हमारी पहचान के बारे में, हमारी काबिलियत के बारे में, वो हमारे आर्थिक भविष्य को बहुत गहराई से तय कर सकती हैं। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। जब कोई इंसान इस तरह की कहानी को सच मान लेता है, तो ये एक ऐसी अदृश्य दीवार बन जाती है जो किसी भी असली दीवार से ज्यादा मजबूत हो सकती है। ये दिखाता है कि कैसे समाज की कहानियां हमारी निजी आर्थिक हकीकत बन जाती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दो और बहुत जरूरी वजह हैं। पहली, सिस्टम पर भरोसा। सोचिए जरा, अगर किसी को लगने लगे कि पूरा सिस्टम ही अनफेयर है, उसमें धांधली है, कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लो सही फल नहीं मिलेगा, तो वो क्यों पूरी जान लगाकर कोशिश करेगा? जाहिर है उसका मोटिवेशन कम हो जाएगा। और दूसरा है सोशल इफेक्ट। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसा ही सोचने और करने लगते हैं। अगर हमारे आसपास के लोग बचत और पढ़ाई को जरूरी मानते हैं, तो हम भी मानेंगे, और अगर नहीं, तो वो आदत भी फैलती है, और ये चीज असमानता के चक्र को और मजबूत बना देती है। तो अगर इकोनॉमी हमारे मनोविज्ञान से इतनी गहराई से जुड़ी है, तो क्या हम इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ ठोस आइडिया हैं जो हमारी आदतों के साथ काम करते हैं, उनके खिलाफ नहीं। जैसे बेहतर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बनाना। कई देशों में रिटायरमेंट प्लान में ऑटोमेटिक एनरोलमेंट से बचत की दरों में जबरदस्त उछाल आया है। हम मौके पैदा कर सकते हैं, सिस्टम में भरोसा बना सकते हैं और पॉजिटिव कहानियों को बढ़ावा दे सकते हैं जो लोगों को हिम्मत दें, जैसे स्टार्टअप इंडिया जैसी पहले, जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई कहानी बना रही हैं। तो आखिर में ये सारी बातें एक बहुत ही दमदार आइडिया पर आकर रुकती हैं कि अर्थव्यवस्था कोई बाहर से आई हुई ताकत नहीं है। अर्थव्यवस्था हम हैं। ये हमारा मनोविज्ञान, हमारी कहानियों और हमारे बर्ताव का एक आईना है। ये स्लाइड आप देखिए, पूरी बातचीत का निचोड़ है। हमारी बचत सिर्फ ब्याज दरों का नतीजा नहीं है, यह हमारे सेल्फ कंट्रोल और हमारी उम्मीदों का भी नतीजा है। समाज में असमानता सिर्फ स्किल्स का नतीजा नहीं है, ये आत्मविश्वास, कहानियों और मौकों का भी नतीजा है। ये इकोनॉमी को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, हम सब लॉजिकल मशीनें नहीं हैं। दूसरी, हमारी सोच और हमारे सामाजिक सिस्टम मिलकर आर्थिक नतीजों को तय करते हैं। और तीसरी, अर्थव्यवस्था जितनी फाइनेंशियल है, उतनी ही साइकोलॉजिकल भी है। और मैं इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगर हमारी कहानियां ही हमारी आर्थिक हकीकत बनाती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमें एक नई, बेहतर और ज्यादा सफल कहानी लिखने का मौका देती है। इस पर जरूर सोचिएगा।